ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए अवैध प्रवासन के संकट और समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव भास्कर और आकाशवाणी संवाददाता राजेश बाली। राजीव जी, पहला जो सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी अट्रैक्शन है यहाँ के लोगों में, विशेष तौर पे पंजाब हरियाणा के, जो उनको फॉरेन कंट्रीज जाने की तरफ आकर्षित करती है? पंजाब में एक आम सी बात है कि तकरीबन हर दूसरे घर से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ। और अगर बात करें अमेरिका की, धारणा बनी हुई थी कि अमेरिका पहुंच जाओ सीधे या सीधे तरीके से आप पक्के हो जाते, पॉलिटिकल असाइलम का तरीका हो या किसी न किसी तरीके से कागज वगैरह बना के। लेकिन जब इलेक्शन हुए ट्रम्प के प्रेसिडेंट इलेक्शन, और इनके कैंपेन के दौरान ही इन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि भी अब ऐसा नहीं होगा, पकड़ो और छोड़ो की रणनीति अब हमें बदलनी पड़ेगी और हम बड़ी तादाद से नेशनल इमरजेंसी लगा के 5 लाख से भी ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको हम वापस भेजेंगे। तो उसके बावजूद भी वो क्रेज, वो ट्रेंड जो पंजाब से अमेरिका जाने का था वो कम नहीं हुआ। और उसी का कारण है ये जो अभी 3 जहाज अमृतसर में उतरे, इनमें तकरीबन वो लोग हैं जो अभी जो वहां पहुंचे थे। उनका एक प्रक्रिया थी कि आप मैक्सिको से या कई अलग अलग देशों से होके आप अल्टीमेटली मैक्सिको पनामा के जंगलों को पार करके अमेरिकन बॉर्डर को आप क्रॉस करते थे, फिर सरेंडर करते थे। लेकिन उनको पुलिस अथॉरिटीज पकड़े, जब उनको पुलिस अथॉरिटीज पकड़ लेती थी तो उनको कुछ दिन चौकी ले जाके बंद करके उनको एक ए नंबर दिया जाता था, एलियन नंबर। पैर में एक स्टैंप कह लो या टैटू कह लो या एक चिप कह लो, वो लगा दी थी जाके। उनको बताया जाता था कि आप इतने एरिया के बाहर नहीं जा सकते और आप अपनी लीगल फाइट लड़ो। लीगल फाइट में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा था। जितने भी केस आए उनके वापस आने के बाद यही बात साफ हुई है ना, कोई 40 लाख देके कोई 1 करोड़। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के उस थ्रेट के बावजूद ये ट्रेंड चल रहा था और कम से कम अब जरूर खत्म हो गया। तो मशहूर हुआ नाम डंकी रूट के थ्रू लेके जाते हैं। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਆਜੀ ਚੱਕੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ। इतनी मुश्किलों से ये लोग गुजरते हैं, मतलब गाड़ियों में भी ठूस ठूस के भरे होते हैं, जंगलों में से निकलना पड़ता है, इनको हाई वॉल्स टापनी पड़ती हैं। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਫੀਆਂ ਚੂਸ ਚਾਸ ਕੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। 70 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਖਾਧੀ ਜੇ ਐਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ वापस चल जाए, इतना का सफर ना आगे मिल जाए। इतनी मुश्किलों के बावजूद 8 से 10 डिफरेंट कंट्रीज में से इसको पास ऑन होके इनको जाना पड़ता है वहां पे। तो क्या आपको लगता है कि ये सही होता है इनके लिए वहां पहुंचना, और फिर उसके बाद वहां जाके इनको नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं जो नहीं मिलती हैं इनको? किस तरीके से वहां ये हालात में रहते हैं, और उसके बाद जो इनके पेरेंट्स हैं पीछे, जिन्होंने इनको इतना कर्जा लेकर अपनी गहने बेचकर, जमीनें बेचकर वहां भेजते हैं, अगर ये इमीडिएटली वहां जाके कमाई नहीं शुरू करते तो उनके ऊपर वो कर्जे की दर और बढ़ती जाती है। वो सारे संदर्भ में आप बताएं कि क्या हाल होता होगा फैमिलीज का भी और इनका भी वहां जाके। सबसे पहले तो वाली साहब, ये जो लोग जाते हैं 99% लोगों को पता होता है कि किस रूट से आप जा रहे हैं। तो ये तो पता ही होता है कि वो इलीगली जा रहे हैं, यानी लीगल तरीके से जाने वाले ऐसे 45 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं देते। जो पैसा देते हैं वो व्हाइट में देते हैं, ताकि सबूत हो कि हमें ये नौकरी वहां दिलवाई गई थी। आपने नौकरी की बात की, जितने भी लोग गए हैं नौकरी का वायदा किसी को भी नहीं किया गया। कहा गया था कि अमेरिका का बॉर्डर आपको पार करा देंगे, उसके बाद आप देखो। लीगल प्रोसीडिंग में भी कई कमिटमेंट होती है कि ग्रुप में आपको वकील कर देंगे वहां पे। यानी ये एक इंटरनेशनल रैकेट है, रैकेट पंजाब में नहीं है। मुझे लगता है कि इसका अगर नेशनल लेवल पे देखो, इंडिया लेवल पे देखो, तो दिल्ली इसका हक है। दिल्ली में पूरे इंटरनेशनल रैकेट के सरगरे बैठे हुए हैं। छोटे छोटे एजेंट पंजाब गांव में हर जगह घूमते हैं। उनका काम होता है कि जो भी लोग बाहर जाने के इच्छुक है उनको ल्योर करो, और धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो पैसा लेते हैं वो एक एजेंट को नहीं जाता, ये इंटरनेशनल एजेंट के यहाँ से हैंड ओवर करके जो अपना क्लाइंट है, या शिकार कह लो आप, शिकार को जो छोटे क्लाइंट का है बड़े क्लाइंट को सौंप देना, उसमें से अपना कट ले लेना, उसके बाद वो अगले बड़े क्लाइंट के पास छोड़ते हैं। यानी ये एक रैकेट है, सालों से चल रहा है रैकेट, फल फूल रहा है। जो भी लोग पैसे देके जा रहे हैं सब पता होता है कि आप इलीगली जा रहे हैं। अगर वो लीगली जा रहे हो तो वो पैसा इस तरीके से दे ही ना,
मतलब जो इनके फैमिलीज का हाल होता है, जिस तरीके से कई दफा इनकी वीडियोस भी आती हैं वहां से कि किस बुरे हाल में वहां रह रहे हैं, और जैसे आपने भी भास्कर जी देखा होगा जो अब रिसेंटली डिपोर्ट होके आए हैं, इनकी जो फैमिलीज की इंटरव्यूज जर्नलिस्ट ने की हैं, इनसे बातचीत की है, किस तरह से उनके माता पिता का बुरा हाल है रो रो के कि इतना कर्जा हमने लिया हुआ है उसको कैसे चुकाएंगे। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। इमोशनली इट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर देम, चाहे लीगली जाएं इलीगली जाएं, ऑफ कोर्स इलीगली ही है सब कुछ ये, तो वो जो सेटबैक है उसको ट्रॉमा जो है उससे कैसे ही अपने आप को निजात दिलवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ट्रॉमा, इमोशनल एंगल, ह्यूमन एंगल, उस एंगल से सोचो तो दुख होता है। ये कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, किसी ने अपनी जमीन बेच के, किसी ने अपने गहने बेच के, किसी ने लोन लेके, किसी ने संचय उधार लेके बच्चों को भेजा था। मतलब तो यही था कि भी वहां जाके सेट होंगे, जब सेट हो जाएंगे तो हम अपना लोन उतार देंगे और बच्चा हमारा अमेरिका में सेट हो जाएगा। दूसरा एक ट्रेंड है कि देखा देखी जिसको बोलते हैं, हमारे पड़ोस का बच्चा 5 साल पहले अमेरिका गया था, आज अमेरिका से वो सेट है। वो सेट चाहे वो टॉयलेट साफ करता है, चाहे वो छोटे मोटे काम करता है, लेकिन वो जब अपने गाँव में वापिस आता है तो उसकी जो टॉर होती है, देखो 5-7 साल पहले गया था और अब कितना जबरदस्त तरीके से वहाँ सेट हो गया। जैसे कई लोग ना, जैसे क्लाइंट, ये एजेंट्स भी हैं, इलीगल एजेंट्स हैं, ये भी अपने ब्रांड एम्बेसडर तैयार करते हैं। इमोशनल एंगल, ह्यूमन एंगल के द्वारा कहना चाहेंगे कि भाई उससे तो लगता है कि इनके पेरेंट्स का बहुत नुकसान हुआ। इसके लिए दोषी वो खुद है, दोषी सरकार भी नहीं है, ना तो डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए जिम्मेवार है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए जिम्मेवार है, ना पंजाब की सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि उस ट्रैक में, उस ल्योर में वो खुद आए। ये भी सुनने में आया कि वहां एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इनसे और पैसा मांगा जाता है कि अगले डेस्टिनेशन के लिए और इतने लाख चाहिए। तो उस केस में जो ये एक्सटेंसिव ट्रेवल एजेंट नेटवर्क है, जैसा कि आपने भी बताया, इसको बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे आपको भी मालूम है जो अभी रिसेंटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है एडिशनल डीजीपी मिस्टर प्रवीण सिन्हा की अगुवाई में, इस तरह के क्या क्या किए जा सकते हैं कि जो इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके ट्रेवल एजेंट्स पर? देखो, सरकार की तरफ से तो टैक्स लिए ही जाते हैं। आप ये मानो कि पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ये एक इको सिस्टम डेवलप हो गया है, इस सिस्टम को हमें खत्म करना है। और इसके लिए सिर्फ इंडिया नहीं, जितनी भी कंट्रीज में ये नेटवर्क है, सारों में एक तरफ मिलजुल के सामना करना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा। ये कोई रैकेट छोटा नहीं है बाली जी, जो एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस या एक स्टेट की पुलिस इसको खत्म कर दे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पंजाब के छोटे से गांव से लेके इसके तार अमेरिका के बहुत बड़े शहरों से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली में इसका हब है, इसमें मेन एजेंट बैठे हुए हैं। कई बार होता है कि जैसे धोखा देना इसको बोलते हैं कि उनको एक अमेरिका का फेक वीजा पकड़ा दिया जाता है, ये आपका अमेरिका का वीजा है, लेकिन आपको अमेरिका से नहीं लेके जाएंगे, दुबई जाना पड़ेगा, दुबई के बाद इटली जाना पड़ेगा, इटली जाने के बाद फिर आपको मैक्सिको जाना पड़ेगा, बाद आपको ये वाला वीजा वैलिड होगा। वहां जाने के बाद इनको ये पता लगता है कि जो हमारे को वैलिड वीजा दिया गया था वो तो फेक था। इस तरीके के धोखे तो होते हैं, लेकिन इन सबको ये पता होता है कि हमें इलीगली भेज रहा है, तभी ये 40 लाख 45 लाख मांग रहा है। वरना आप स्टूडेंट्स जाते हैं, कनाडा जाते हैं या अमेरिका भी जाते हैं, ये बाकायदा इंस्टीट्यूशन में फीस जमा होती है, फिर वो अपने जो स्टडी वीजा का जो उनका परमिट होता है उसके केस में वहां जाते हैं, तब भी इन सारे लीगल प्रोसेस में भी कई बार धोखे हो जाते हैं। ये तो है ही लीगल प्रोसेस। भास्कर जी, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये लोग खुद ही ऑथेंटिक एजेंट्स के पास नहीं जाते, या ऑथेंटिक एजेंट्स जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो वैसे है नहीं है यहाँ पर? क्या गवर्नमेंट को इसमें कोई ऐसा मतलब ऑथेंटिक सर्टिफिकेट देना चाहिए ऐसी ट्रेवल एजेंट्स को कि यस दे आर ऑथेंटिक एंड जेन्युइन ट्रेवल एजेंट्स, इनका ही इस्तेमाल करें? ऐसा जरूर होता है कि ऑथेंटिक एजेंट होते, पर ये लोग जो इस तरीके का काम करते हैं ये ऑथेंटिक नहीं होते। एक बार ऑथेंटिक एजेंट की आड़ में, जब आप कह रहे हैं कि जो ऑथराइज्ड जो एजेंट की बात है, जी हाँ जी, इवन जालंधर में हम रहते हैं, जालंधर में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो बाकायदा लीगल तरीके से लेबर भेजते हैं। तरीके की कंट्रीज को लेबर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर से लेके मिस्त्री तक, वो लीगल भेजते हैं। लीगल भेजने में भी उसमें धोखा हो जाता है कि जो तनख्वाह यहाँ कही जाती है तनख्वाह वहां नहीं मिलती, वो सारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, पर उसमें ये प्रोसेस ही लीगल नहीं हो जाता।
लेकिन ये जो एजेंट है, आप किसी एजेंट के पास चले जाओ, मैं अमेरिका जा सकता हूँ, मेरी ये सारी लीगल चीजें हैं, कहते नहीं आप नहीं जा सकते। अगर आपको वो ऑफर देते हैं कि एक तरीका है, हम आपको इलीगली भेज सकते, वहीं पे वो क्लाइंट रेडी हो जाता है, क्योंकि वो लीगली जा ही नहीं सकता। ज्यादातर ये जो डिपोर्ट हो रहे हैं ना, सारे के सारे वो हैं जो लीगली जा नहीं सकते थे। अब वहाँ पे इस तरीके की रणनीति नहीं चल रही। आने वाले टाइम में, आज भी अखबारों में खबर चलती है, नामा के होटलों में 300 से ज्यादा अप्रवासी भारतीय वो नजरबंद किए हुए। ऐसे हालात में फिर भी, वैसे तो ये ट्रेंड मुझे लगता नहीं कि खत्म हो गया। आजकल जो एजेंट, इलीगल एजेंट गांव में भी घूमते थे ना, वो भी गायब हो गए। ये पुलिस का डंडा कह लो या एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती कह लो, पर वो गायब कितने सालों के लिए हुए हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊं जी। आज से 20-25 साल पहले जलंधर में एक एसएसपी ट्रांसफर हुए थे, उनका नाम था वीरेंद्र कुमार, जो आजकल विजिलेंस के डायरेक्टर भी थे, जो अभी हटाए गए। उन्होंने तकरीबन रोज वो 100 से ऊपर केस FIR करते थे। वो उसमें ट्रेवल एजेंट्स के खिलाफ ही FIR होती थी कि इतने पैसे लिए तो हमने इसके खिलाफ ये केस कर दिया। और उसके बाद एक SSP आए थे, परमजीत सिंह, और उनका काम करने का स्टाइल दूसरा था। तो जब भी इस तरीके की कंप्लेंट्स आती थी तो वो ट्रेवल एजेंट्स को फोर्स करते थे कि तुम पैसे वापस करो, हम तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस में तो पुलिस को अप्रोच लगाई जाती थी कि इलीगल ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू हमारे खिलाफ केस कर दो, FIR दर्ज कर दो, ताकि वो मामला लीगल हो जाएगा। अभी ये हमें लोग फोर्स करते हैं कि इनके पैसे वापस करो, बाद में मामला कोर्ट में जाने के बाद आगे तो कुछ नहीं होगा। ये भी एक मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा भास्कर जी, कि जो इतना पैसा लगाकर इलीगली जाते हैं, लीगली जाते हैं ठीक है, वो उनको मालूम है, लीगली जाते हैं, इलीगली जाते हैं, जैसे आपने बताया कुछ लोग जो सेटल हो जाते हैं उनके लिए वो फेदर इन अ कैप हो जाता है, जो अब शायद पॉसिबल नहीं होगा। और जो रह जाते हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी वहां पे कोई एडिक्शन में पड़ जाएं या कुछ भी पड़ जाए, यहाँ उनकी फैमिलीज बर्बाद होती हैं। अब जो डिपोटीज वापस आए हैं उनकी फैमिलीज का क्या हाल है, हम देखते ही हैं जो चैनल्स पे आ रहा है, अदरवाइज भी। तो क्या यहाँ रहकर जो ये अपनी कमाई का जरिया, जहां अगर वो इतना पैसा लाखों रुपया खर्च करके वहां जाने में लगा सकते, तो क्या यहाँ पे रहकर किसी अपनी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो भी इनकी योजनाएं हैं उनको अपनाकर नहीं यहाँ पे सेटअप हो सकते, ताकि एक तरह से पंजाब का भी नाम ऊपर आए? क्योंकि अभी आपको मालूम ही है, जैसे NRI के जो अफेयर्स के मिनिस्टर हैं कुलदीप धालीवाल, उन्होंने भी कहा था कि हम इनको अवेयर करेंगे। और अभी परसों एक NRI सभा की तरफ से भी एक वर्कशॉप रखी जा रही है जिसमें इनको बताया जाएगा, मतलब नॉर्मल यूथ को, कि किस तरह से वो बाहर अगर जाना चाहें तो लीगल तरीके क्या हैं और इस तरह की चीजें। तो क्या यहाँ रहकर नहीं वो अपनी जीवन चला सकते? बिल्कुल, आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है, पर इस केस में वो बेरोजगार थे इसीलिए बाहर गए, वो मजबूर थे इसलिए बाहर गए, ये केस बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में सिर्फ ग्रीन पास है, ऐसा नहीं कि उनको वहाँ पे नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर मिले हुए। अगर वो नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर मिले होते, वो ऐसे पनामा के जंगलों के थ्रू थोड़ा जाते। ये सारी बातें हैं, ये तो एक चलो पॉलिटिकल स्पीच भी है, और वैसे भी ये हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई अगर आप 1 करोड़ लगा के 40-45 लाख लगा के बाहर जा रहे हो, और इससे बेटर तुम यहाँ पे कोई काम कर लो। काम करने से स्टेट की भी तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी, आपके परिवार की भी तरक्की होगी, बच्चे आपके पास रहेंगे। पर चलो ये क्रेज था, अब इस क्रेज को खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये जो नेक्सस होती है ना अथॉरिटीज की, पुलिस की, उनकी नेक्सस की वजह से भी इस तरीके के रैकेट फल फूलते हैं। रैकेट को बंद करना पड़ेगा, पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी। इवन बहुत सारे केसेस में तो पुलिस वालों के भी बच्चे इलीगली जाते हुए पकड़े गए और वो भी डिपोर्ट हो रहे हैं। अभी भी जब दूसरा पहला जहाज आया था उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका पोता था, तरीके से डिपोर्ट हुआ। उनको तो कम से कम लीगल ज्ञान था ना, जी हाँ, उसके बावजूद भी इलीगली वो भेज रहे। आशा करेंगे कि ये लोगों को खुद भी समझ आए कि इस तरीकों से ना जाएं और अपने देश में, अपने राज्य में रहकर ही उसकी तरक्की में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अवैध प्रवासन के संकट और समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव भास्कर और आकाशवाणी संवाददाता राजेश बाली। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।